ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड आर्या को देखते हैं, जिसे उसकी मदर लिडिया और उसका हस्बैंड मैसन टॉर्चर कर रहे होते हैं। लिडिया कहती है, तुम्हारे हस्बैंड का कहना है कि तुम में बचपना बहुत है, तुम मुझे ब्लेम मत करना क्योंकि ये सब मैं फैमिली के लिए ही कर रही हूँ। आर्या रोते हुए उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मैसन उसे मार देता है। अब हम देखते हैं कि कुछ समय पहले आर्या का रिबर्थ होता है और वो कहती है, लगता है मेरा रिबर्थ हुआ है। शायद इस टाइम में अभी मॉम और डैड का डिवोर्स नहीं हुआ है, मैं अभी सब कुछ चेंज कर सकती हूँ। फिर आर्या लिडिया और अपने डैड जूलियन के सामने खड़ी होती है और लिडिया जूलियन से कहती है, मुझे डिवोर्स चाहिए। हम देखते हैं कि जूलियन अपाहिज होते हैं। आर्या मन में बोलती है, पिछली लाइफ में हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी और डैड को सीढ़ियों से धक्का दे दिया गया था, जिसकी वजह से वो अपाहिज हो गए, इसलिए लिडिया उनसे डिवोर्स चाहती है। लिडिया जूलियन से कहती है, अब तुम रिवर फैमिली के यंग मास्टर नहीं हो, रिवर फैमिली बहुत पहले बैंकरप्ट हो चुकी है, ऊपर से तुम्हारी ये हालत हो गई है। तुम्हें लगता है मैं अब भी तुम्हारे साथ इस किराए के घर में रहूंगी? मुझे अपनी परवाह नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे अभी भी यंग हैं, तुम इनकी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकते हो? आर्या उसका महंगा बैग और रिंग देखती है। वो मन में कहती है, लगता है लिडिया का ऑलरेडी अफेयर हो गया है। पिछली लाइफ में डैड ने इन्हें डिवोर्स देने से मना कर दिया था, इसलिए लिडिया ने इन्हें मरवा दिया। इस बार मुझे डैड को डिवोर्स के लिए मनाना होगा। वो जूलियन को कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी वो कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। आर्या सोचती है, ये कैसे हुआ? डैड तो डिवोर्स देने के बजाय मरना पसंद करते थे। जूलियन कहते हैं, मेरी एक शर्त है कि डिवोर्स के बाद आर्या मेरे पास रहेगी, तुम चाहो तो ऑस्टिन को अपने साथ ले जा सकती हो। लिडिया कहती है, मैं नहीं मानती। वो सोचती है, आर्या बहुत सुंदर है, ये थॉर्न फैमिली का ट्रेजर बन सकती है। जूलियन कहते हैं, अगर तुम नहीं मानोगी तो ये डिवोर्स नहीं होगा और तुम अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ कभी भी ओपनली नहीं जा पाओगी। लिडिया के पास ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो मान जाती है। जूलियन एलिमनी में उससे $1,50,000 भी मांगते हैं। लिडिया कहती है, ठीक है, थॉर्न फैमिली इतना तो अफोर्ड कर सकती है। कल 9 बजे हम रजिस्ट्री ऑफिस में डिवोर्स के लिए मिलेंगे। अगर तुमने कोई प्लानिंग की तो देखना मैं क्या करूंगी। अब लिडिया बाहर जाती है और उसे लेने के लिए एक कार आती है। आर्या और जूलियन भी बाहर जाते हैं। लिडिया कहती है, देखो थॉर्न फैमिली ने मेरे लिए कितनी महंगी कार भेजी है। वो आर्या से कहती है, एक बार मैं वहाँ सेटल हो जाऊं, फिर मैं तुम्हें भी वहाँ बुला लूंगी ताकि तुम भी अच्छी लाइफ जी सको। तुम्हारा बाप तो किसी काम का नहीं है। आर्या याद करती है कि पिछली लाइफ में उसे लिडिया थॉर्न फैमिली में नौकरानी की तरह ट्रीट करती है और अपने बॉयफ्रेंड मिस्टर थॉर्न की बाहों में बैठे हुए कहती है, तुम्हारे आगे वो अपाहिज कुछ नहीं है। ये याद करके वो लिडिया से कहती है, अपनी अच्छी लाइफ अपने पास रखिए, डैड की ये हालत आपकी वजह से हुई है। लिडिया को गुस्सा आता है और वो बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? वो उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन आर्या उसका हाथ पकड़कर झटक देती है। लिडिया सोचती है, पहले तो इसने ऐसा कभी नहीं किया, अब क्या हो गया? आर्या बोलती है, अब आप डैड को छोड़ रही है तो हमारा अब कोई रिश्ता नहीं है। आर्या सोचती है, तुमने और थॉर्न फैमिली ने हमारे साथ जो किया है उसके लिए मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। लिडिया गुस्से में वहां से चली जाती है। अब आर्या जूलियन से कहती है, आपको अब मेरे लिए अमीर स्टेप मदर ढूंढनी होगी ताकि हम लिडिया को रिग्रेट करवा सकें। सीन चेंज होता है और आर्या न्यूज देख रही होती है, जिसमें हम हमारे मेल लीड कैलेब वेंस को देखते हैं। उनके बारे में बताया जाता है कि कैलेब ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है और उसके लिए एक इवेंट होने वाला है। ये देखकर आर्या याद करती है कि पिछली लाइफ में कैलेब ही वो इंसान थे जो उसके मरने के बाद उसके पास आए थे। वो बहुत हैंडसम है लेकिन कुछ देख नहीं सकते। न्यूज में रिपोर्टर कैलेब से कहते हैं, आपकी फैमिली आपको कंपनी का इंचार्ज बनते देखकर खुश नहीं है, क्या ये सच है? कैलेब कोई जवाब नहीं देते और चले जाते हैं। आर्या मन में बोलती है, पिछली लाइफ में कैलेब को किडनैप कर लिया गया था और वो पैरालाइज्ड हो गए थे। इसके बाद इनकी फैमिली ने पावर अपने हाथ में लेने की कोशिश की। अब मुझे कैसे भी करके इन्हें बचाना होगा। फिर हम देखते हैं कि आर्या खुशी खुशी घर आ रही होती है जब उसके घर के आगे बहुत सारी कार आकर रुकती है और उस कार से जूलियन एक अमीर औरत के साथ निकलते हैं। आसपास के लोग दोनों को कांग्रेचुलेशंस कहते हैं। ये सब देखकर आर्या मन में कहती है, डैड ने 15 दिन के अंदर ही मेरे लिए अमीर स्टेप मदर ढूंढ ली। तभी जूलियन उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारी न्यू मॉम जैस्मिन स्टर्लिंग है। आर्या मन में कहती है, ये तो एथलर्ट की सबसे अमीर फैमिली में से एक है। जैस्मिन आर्या को हेलो बोलती है और उसे एक कीमती नेकलेस गिफ्ट करते हुए कहती है, ये मैंने ज्वेलरी एग्जीबिशन से खरीदा है जिसकी कीमत $3 मिलियन है। आर्या कहती है, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, मैं ये नहीं ले सकती। जैस्मिन कहती है, अब से तुम मेरी भी बेटी हो, तुम्हारे लिए तो ये कुछ भी नहीं है। आर्या उसे एक्सेप्ट कर लेती है। अब जूलियन याद करते हैं कि उन्हें कभी जैस्मिन से प्यार था। वो 3 साल से उसे चाहते थे, लेकिन एक दिन जब वो उससे मिलने पहुंचे तो उन्हें उसका लेटर मिला कि उसकी शादी होने वाली है और फिर वो दोनों अलग हो गए। आर्या ये सब जानने के बाद जूलियन से कहती है, आपने इतनी जल्दी उन्हें ढूंढ लिया? जूलियन कहते हैं, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कभी होगा। आर्या पूछती है, क्या उन्हें आपकी फिजिकल कंडीशन से भी फर्क नहीं पड़ता? जूलियन कहते हैं, मैंने उससे पहले ही पूछ लिया है, उसने कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने ये भी कहा कि वो बेस्ट डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट करवाएगी और आज जब हम मिले तो हमने सबसे पहले मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया।
आर्या मन में कहती है, इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन उनके 2 बेटे भी हैं जो एथलर्ट को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। सीन चेंज होता है और आर्या जूलियन के साथ जैस्मिन के घर जाती है। जैस्मिन उससे कहती है, अब से यही तुम्हारा घर है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बटलर से कह देना। बटलर आर्या को उसके कमरे में लेकर जाता है और वो कमरे में ढेर सारी ज्वेलरी और कपड़े देखकर हैरान हो जाती है। वो मन में बोलती है, पिछली लाइफ में लिडिया मुझे स्टोरेज रूम में रखती थी और मुझे आईवी के पहने हुए कपड़े मिलते थे। हम देखते हैं कि पिछली लाइफ में वो ठंड से कांप रही होती है। तभी लिडिया उसके पास आती है और आर्या उसे कहती है, मुझे ठंड लग रही है, लेकिन लिडिया उसे पुश कर देती है और उसे मिस्टर थॉर्न की बेटी आईवी के कपड़े देकर कहती है, इसे अच्छे से धो देना, वरना तुम्हें आज भूखा ही रहना होगा। तभी आईवी वहां आती है और लिडिया उसे एक्सपेंसिव नेकलेस देती है। इधर आर्या रो रही होती है। ये याद करके आर्या मन में बोलती है, आज कैलेब के किडनैपिंग का दिन है, इस बार मैं उन्हें हर्ट नहीं होने दूंगी। वो फौरन उनकी लोकेशन ट्रैक करती है और फिर उन्हें बचाने जाने के लिए रेडी हो जाती है। आर्या घर से निकलने ही वाली होती है कि तभी जैस्मिन का छोटा बेटा लियो आ जाता है और उसे देखकर शॉक हो जाता है। वो पूछता है, तुम कौन हो? आर्या कहती है, मैं जैस्मिन के न्यू हस्बैंड की डॉटर हूँ, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम इस फैमिली के नालायक बेटे हो। लियो को गुस्सा आता है और वो उसे पंच मारने वाला होता है, मगर खुद को रोक लेता है। आर्या कहती है, तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? लियो कहता है, ये मत समझना कि कपड़े बदलते ही तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओगी, मैं तुम्हें इस घर की डॉटर कभी नहीं मानूंगा। आर्या कहती है, ये तो फ्यूचर में पता चलेगा। ये बोलकर वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम कैलेब को देखते हैं, जिन्हें कुछ गैंगस्टर्स किडनैप करके ले आते हैं और उनका लीडर कैलेब से कहता है, कोई है जो चाहता है हम तुम्हारे पैर तोड़ दें? कैलेब पूछते हैं, तुम्हें किसने भेजा है? उन्हें कोई जवाब मिलता उससे पहले ही आर्या वहां आ जाती है और उन गैंगस्टर्स के बीच में एक स्मोक बॉल फेंक देती है। आसपास बहुत धुआं हो जाता है और उसी धुएं के बीच वो कैलेब को लेकर भाग जाती है। गैंगस्टर्स का लीडर पूछता है, वेंस कहाँ है? जाओ उसे पकड़ो। फिर उसके आदमी उसे ढूंढने लगते हैं। इधर आर्या उन्हें लेकर एक जगह छुप जाती है और कैलेब उससे पूछते हैं, तुम कौन हो? आर्या कहती है, मैं अगली बार आपको बताऊंगी। वो जाने वाली होती है मगर कैलेब उसका हाथ पकड़ लेते हैं। अब आर्या देखती है कि इन्हें हाथ में चोट लगी है तो वो उनके कोट को निकालकर उनके हाथ में पट्टी बांध देती है। कैलेब उसकी रोज वाली फ्रेग्रेंस को स्मेल करते हैं। तभी गैंगस्टर्स भी उसी एरिया में उन्हें ढूंढने आ जाते हैं। कैलेब आर्या से कहते हैं, तुम चली जाओ, मेरी फिक्र मत करो। आर्या कहती है, नहीं मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आर्या उनका कोट पहन लेती है और उसी टाइम उसका नेकलेस नीचे गिर जाता है। आर्या गैंगस्टर्स को चकमा देने के लिए भागती है और गैंगस्टर्स उसे देखकर उसके पीछे भागते हैं। इधर कैलेब उस नेकलेस को पकड़कर बोलते हैं, ये मेरे पास प्रूफ के तौर पर रहेगा, मैं तुम्हें वापस ढूंढ कर रहूंगा। सीन चेंज होता है और आर्या अपने कमरे में होती है। तभी उसे लिडिया अपने फैमिली ग्रुप में ऐड कर लेती है, जिसमें उसे आईवी का मैसेज आता है जो उसे उसके एग्जाम स्कोर के बारे में पूछती है। आर्या मन में बोलती है, पिछली लाइफ में लिडिया ने मेरा यूज करके अपनी बेटी आईवी को महान दिखाया था। उसने मुझे किसी को बताने नहीं दिया था कि रियलिटी में मैंने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में कितना स्कोर किया है और मुझे कितना बुरा लगा था जब मेरी जगह आईवी की तारीफ हो रही थी। लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। ये सोचकर वो आईवी से कहती है, ऑस्टिन ने अच्छा स्कोर किया है और मैं तो कट ऑफ स्कोर तक पहुंच ही नहीं पाई। आईवी कहती है, तुम वोकेशनल कॉलेज में एडमिशन ले लो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आर्या सोचती है, पहले मैं बस दूसरों का सोचती थी, लेकिन अब बस बहुत हो गया। मैंने नहीं सोचा था कि ये लोग मुझे वोकेशनल कॉलेज में एडमिशन लेने पर मजबूर करेंगे। वो आईवी से कहती है, मैं खुद देख लूंगी कि मुझे क्या करना है, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। तभी लिडिया उसे कॉल करती है और बोलती है, आईवी सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही है, तुम उससे ऐसे बात कैसे कर सकती हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने डैड के साथ रहकर फ्रस्ट्रेट हो गई हो? आर्या सोचती है, लगता है इन्हें पता नहीं है कि डैड ने जैस्मिन से एंगेजमेंट कर ली है। वो कहती है, मुझे थॉर्न फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, अगर आपने दोबारा मुझे अपनी फैमिली ग्रुप में ऐड किया तो मैं आपके ऊपर हैरेसमेंट का केस कर दूंगी। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग आर्या हॉल में आती है तो उसे लियो मिलता है और वो उसे एक बॉक्स देकर कहता है, कल रात के लिए मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लाया हूँ। आर्या उस बॉक्स को ओपन करती है जिसमें से एक स्पाइडर निकलता है, लेकिन आर्या डरती नहीं है बल्कि कहती है, ये काफी यूनिक है, मुझे पसंद आया। लियो शॉक हो जाता है। तभी वो उस स्पाइडर को लियो के ऊपर फेंक देती है जिससे उसे ईचिंग होने लगती है। लियो कहता है, तुम मुझसे पंगा ले रही हो, तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। तभी जैस्मिन आकर उसके कान खींचने लगती है और कहती है, तुमने फिर से अपनी क्लास मिस की, कहाँ गए थे तुम? लियो कहता है, मेरे दोस्त के डैड बीमार थे इसलिए मैं उससे मिलने गया था। जैस्मिन कहती है, तुमने पहले 2 बार भी यही बहाना बनाया था, तुम्हारे दोस्त के डैड क्या हर महीने बीमार होते हैं? तभी जूलियन कहते हैं, उसे मत मारो। तो लियो कहता है, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है, आप बाहर के आदमी हैं। जैस्मिन फिर कहती है, तुमने आउटसाइडर किसे कहा? ये मेरे हस्बैंड है और आर्या मेरी बेटी है। वो बटलर से रॉड मंगवाती है और लियो को मारने लगती है। लियो भागते हुए कहता है, मैं बिल्डिंग से कूद जाऊंगा
लेकिन आर्या को अपनी बहन कभी नहीं मानूंगा। जैस्मिन उसे फिर मारने लगती है। तभी जूलियन जैस्मिन को रोक लेते हैं और कहते हैं ये अभी बच्चा है, इसे जाने दो। फिर हम देखते हैं कि वो सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी जूलियन आर्या से पूछते हैं तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर क्या है? आर्या कहती है मेरा स्कोर 702 है, मैं स्टेट में 10th प्लेस में आई हूँ। ये सुनकर लियो शॉक हो जाता है और जैस्मिन कहती है हमारी फैमिली में पहली बार किसी ने इतना हाई स्कोर पाया है। वो खुश होकर उसे $4 लाख देती है। आर्या कहती है ये बहुत ज्यादा है, लेकिन जैस्मिन कहती है हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। लियो जेलस हो जाता है। जैस्मिन पूछती है तुम किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाली हो? आर्या कहती है एथलर्ग यूनिवर्सिटी। जैस्मिन कहती है ये तो यहाँ की टॉप टियर यूनिवर्सिटी है। जूलियन भी खुश होकर आर्या को एक लैपटॉप देते हैं और वो पूछती है आपको कैसे पता कि मुझे ये चाहिए? जूलियन कहते हैं बस मुझे लगा कि तुम्हें ये पसंद आएगा। आर्या खुश हो जाती है। इसके बाद जैस्मिन कहती है मैं और जूलियन आज इनके ट्रीटमेंट के लिए फॉरेन जा रहे हैं। जब ये बेटर हो जाएंगे तो हम हनीमून मनाकर आ जाएंगे। लियो कहता है हमारे बिजनेस का क्या होगा? क्या आप इनके लिए अपनी पूरी फैमिली को अवॉइड करेंगी? फिर वो कुछ सोचकर बोलता है क्यों ना आप आर्या से कहें कि वो मुझे समर में ट्यूशन दे। वो मन में सोचता है मैं भी देखता हूँ कि ये मुझे हर दिन कैसे संभालती है। आर्या मान जाती है और जैस्मिन खुश हो जाती है। फिर वो आर्या को उसका रॉड देती है और कहती है मैं इसे डिसिप्लिन में रखने के लिए इसी का यूज करती हूँ, अब से ये तुम्हारा है। आर्या रॉड लेकर बोलती है मैं ये डिसिप्लिनरी रॉड एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। अब से लियो तुम्हें अच्छे से बिहेव करना होगा। कल 8 बजे स्टडी रूम में रेडी रहना। लियो शॉक हो जाता है। अब सीन बदलता है और आर्या कैलेब के घर जा रही होती है, लेकिन उनके असिस्टेंट उसे रोक देते हैं। आर्या कहती है मैं आज मिस्टर वेंस से इम्पोर्टेंट बात करने आई हूँ। असिस्टेंट कहता है 2 साल में पहली बार किसी का सक्सेस रेट 50% से ऊपर पहुंचा है। तभी आर्या उनके पास आती है और उन्हें फिर से रोज की स्मेल आती है। मिस्टर हुआंग का टेस्ट पास करना होगा। अब हम देखते हैं कि मिस्टर हुआंग उसका टेस्ट लेने लगते हैं, जिसमें हर्ब्स की परख, इंसान की बीमारी पहचानने की परख और इसके साथ बहुत से टेस्ट लिए जाते हैं। आर्या टेस्ट में पास हो जाती है और मिस्टर हुआंग कहते हैं ऐसा टैलेंट तो मैंने पहली बार देखा है। आर्या कहती है मिस्टर वेंस की बीमारी ठीक करने के लिए मैं पर सेशन के $150 लूंगी। कैलेब कहते हैं तुमने मेरी लाइफ सिर्फ इन पैसों के लिए बचाई थी? आर्या कहती है और नहीं तो क्या, आपको क्या लगता है मैं आपसे कुछ और चाहती हूँ? वो उनके करीब आ जाती है और कैलेब कहते हैं ठीक है, अगर तुमने मेरी आंखें ठीक कर दी तो मैं तुम्हें और बड़ा रिवॉर्ड दूंगा। आर्या फिर वहां से चली जाती है। फिर असिस्टेंट कैलेब से कहता है ये जैस्मिन स्टर्लिंग की स्टेप डॉटर है, कहीं उनकी नजर आप पर तो नहीं है? कैलेब कहते हैं मैं देखना चाहता हूँ कि मिस रिवर आखिर करना क्या चाहती है। सीन चेंज होता है। फिर हम आर्या को एक कैफे में काम करते हुए देखते हैं। उसके साथ काम करने वाली लड़कियां कहती हैं तुम इंटर्न का काम क्यों है? तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रही हो? आर्या कहती है जब तुमने थॉर्न फैमिली को चूज करके अपना सरनेम बदल लिया, तब से मैंने तुम्हें अपना भाई मानना छोड़ दिया, तो मुझे अब तुम्हारी रिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ऑस्टिन कहता है अगर मॉम डैड ने डिवोर्स ले लिया तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और फिर मॉम तुम्हें भी अपने साथ ले जाने वाली थी, तुमने ही उन्हें ना कहा। लगता है डैड के साथ रहकर तुम बर्बाद होती जा रही हो। आर्या कहती है बचपन से डैड ने तुम्हें इतना चाहा और उनके एक्सीडेंट के बाद तुम उन्हें छोड़कर चले गए। ऑस्टिन कहता है तुम भी तो उन्हें छोड़कर यहाँ आ गई और अब कैफे में काम कर रही हो। मैं समझ गया, असल में तुम थॉर्न फैमिली में आना चाहती हो, लेकिन तुम मॉम को ये कहने में डर रही हो, इसलिए तुम यहाँ काम करके मॉम को एम्बेरस करना चाहती हो, लेकिन वो तुम्हें कभी अपने साथ नहीं ले जाएंगी। आर्या उसे थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि सन ने कहा मुझे थॉर्न फैमिली से कोई लेना देना है, मैं खुद कमाती हूँ, इसमें एम्बेरस होने वाली कौन सी बात है? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए जो तुम हाई सोसाइटी लाइफ के लिए थॉर्न फैमिली के पास चले गए। उसी टाइम आइवी को उसकी दोस्त बाहर लेकर आती है। आइवी को सडनली एलर्जी होने लगती है और उसकी बॉडी में रैशेस हो जाते हैं। आइवी की दोस्त कहती है इसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। ऑस्टिन उसकी हालत देखकर शॉक हो जाता है। आइवी कहती है मुझे पीनट्स से एलर्जी है। जो कॉफी आर्या लेकर आई थी उसमें क्रश्ड पीनट्स थे। ऑस्टिन गुस्से में आर्या से कहता है तुमने हद पार कर दी है। तुम्हें ऑर्डर लेते टाइम पता था ना कि इसे पीनट से एलर्जी है, तब भी तुमने ये किया। क्या तुम इसे मारना चाहती हो? आर्या कहती है मुझे फंसाने की कोशिश मत करना, मैंने क्रश्ड पीनट्स डाले ही नहीं है। आइवी की दोस्त कहती है तुम ही कॉफी लेकर आई थी, तो तुम्हारे अलावा ये काम कौन कर सकता है? तुम्हारा मैनेजर कहाँ है? तभी कैफे में सब लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। ऑस्टिन कहता है आर्या मुझे लगता है कि तुम आइवी से जेलस हो क्योंकि उसने एग्जाम में इतना अच्छा स्कोर किया और वो थॉर्न फैमिली की बेटी है, इसलिए तुमने ये किया। अब आइवी एक्टिंग करते हुए कहती है तुम उसे ब्लेम मत करो, ये बस एलर्जी है, मैं ठीक हो जाऊंगी। उसकी दोस्त कहती है तुम कितनी अच्छी हो, अब भी इसे डिफेंड कर रही हो। कुछ लोग दूसरों को लाइफ में अच्छा करते देख ही नहीं सकते। वो लोग आर्या को माफी मांगने के लिए कहते हैं। आर्या मन में कहती है पिछली लाइफ में तुम लोगों ने मुझे फंसा दिया था, लेकिन इस लाइफ में मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। आर्या कहती है मैंने कुछ नहीं किया है, तो मैं माफी क्यों मांगू? मैं सिक्योरिटी फुटेज देखना चाहती हूँ। आइवी मन में कहती है जब मैंने कॉफी में क्रश्ड पीनट्स डाले तो मैंने चेक कर लिया था कि आसपास कोई कैमरा नहीं है, लेकिन आर्या कहती है मैं बाजू वाले चिकन प्लेस का फुटेज देखना चाहती हूँ, क्योंकि इस शॉप में हम क्रश्ड पीनट्स रखते ही नहीं है। आइवी डर जाती है और तभी एक कलीग सिक्योरिटी फुटेज लेकर आती है।
जिसमें सब देखते हैं कि आइवी खुद बाजू वाली शॉप से क्रश्ड पीनट्स खरीदती है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं। लोग कहते हैं ये लड़की पूरे टाइम आर्या को फंसा रही थी, असल में तो इसे माफी मांगनी चाहिए। ऑस्टिन कहता है ये जरूर मिसअंडरस्टैंडिंग है, आइवी कभी किसी को ऐसे फंसा नहीं सकती। आर्या कहती है सबूत तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम विश्वास नहीं कर रहे। तुम थॉर्न फैमिली के लिए इतने लॉयल हो गए हो। तभी आइवी की दोस्त कहती है असल में मुझे क्रश्ड पीनट्स पसंद है, इसलिए मैंने आइवी से कहा था लाने के लिए। हमें बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। आइवी किसी को फंसाना नहीं चाहती थी। आर्या कहती है आइवी तुम अच्छे से जानती हो कि तुमने क्या किया। आइवी ऑस्टिन से कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आर्या मुझे गलत समझ रही है। तो ऑस्टिन आर्या से कहता है बस बहुत हो गया, तुम आइवी से जेलस हो रही हो। आर्या मन में कहती है पास्ट लाइफ में भी तुमने हमेशा आइवी का साथ दिया, फिर चाहे कितनी ही बार सच तुम्हारे सामने आया हो, इस बार भी तुम इसका ही साथ दोगे। वो उससे कहती है तुम चाहे आइवी को जितना डिफेंड कर लो, मैंने ऑलरेडी पुलिस को कॉल कर दिया है। तभी पुलिस आ जाती है और ऑस्टिन कहता है आर्या अब मैं भी देखता हूँ तुम थॉर्न फैमिली में कैसे आती हो। आर्या आइवी के कान में कहती है दोबारा मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश मत करना, अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। आइवी सोचती है मैंने तुम्हें हल्के में ले लिया, लेकिन अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। उसे गुस्सा आता है और तभी पुलिस उसे ले जाती है। सब चले जाते हैं और फिर आर्या को लियो का मैसेज आता है कि आज रात मेरे कुछ प्लान्स हैं, मैं स्टडी सेशन के लिए नहीं आऊंगा। फिर आर्या उसे कॉल करती है तो कोई और उसका कॉल रिसीव करता है। वो कहता है तुम लियो को ढूंढ रही हो ना, वो मेरे पैरों के नीचे है। आर्या पूछती है तुम लोग फाइट कर रहे हो। तो वो आदमी कहता है ये लियो कुछ लोगों को लेकर मेरे इलाके में आ गया और खुद फंस गया, अब मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये कभी नहीं भूलेगा। आर्या मन में कहती है पिछली लाइफ में लियो की उंगली काट दी गई थी और लोग उसका मजाक उड़ाते थे, इस वजह से वो कई सालों तक डिप्रेशन में था। आर्या उस आदमी से कहती है मैं उसकी बहन हूँ, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। वो आदमी कहता है तुम में बड़ी हिम्मत है, ठीक है तुम्हारे पास 20 मिनट्स हैं, अगर तुम यहाँ नहीं आई तो बाद में मुझे ब्लेम मत करना। तभी पीछे से लियो चिल्लाकर कहता है आर्या तुम यहाँ मत आना, लेकिन फिर भी आर्या उसके पास पहुँचने के लिए निकल जाती है। अब हम देखते हैं कि वो एकदम से रास्ते में कैलेब की कार के सामने आ जाती है और असिस्टेंट कार रोक देता है। वो कैलेब से कहता है मिस रिवर कार के सामने आ गई हैं। कैलेब सोचते हैं जैस्मिन को नहीं पता है कि आर्या मेरी आंखों को ठीक करने की कोशिश कर रही है, मतलब आर्या अपनी फैमिली से ये बात छुपा रही है। आर्या फौरन उनकी कार में बैठ जाती है और कहती है मुझे जल्दी कहीं पहुंचना है, क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे। कैलेब कहते हैं स्टर्लिंग फैमिली ने तुम्हारे लिए कार नहीं भेजी। आर्या कहती है मैं अपने डैड की वजह से उनके साथ रह रही हूँ और उन्हें ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती। तभी उसके पेट से आवाज आती है और कैलेब उसे अपना लंच बॉक्स देते हैं। फिर वो कहते हैं क्या वो लोग तुम्हें खाना भी नहीं देते। तभी कार अचानक से रुकती है और कैलेब आर्या को अपनी तरफ पुल कर लेते हैं। आर्या नर्वस हो जाती है। इसके बाद वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है और कार से निकल जाती है। असिस्टेंट कैलेब से कहता है ये जगह कुछ सेफ नहीं है। कैलेब कहते हैं तुम उसके पीछे जाओ, लेकिन उसे पता मत चलने देना। असिस्टेंट आर्या के पीछे चला जाता है। इधर आर्या लोकेशन पर पहुंचती है और देखती है कि कुछ लोगों ने लियो को बहुत मारा है और उसे पकड़ रखा है। लियो उससे कहता है मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना। आर्या कहती है अगर मैं नहीं आती तो तुम्हारी ये हालत कैसे देखती। तभी वहाँ फाइटिंग चैंपियन रोनिन आता है और लियो आर्या से कहता है तुम यहाँ से चली जाओ, मेरी चिंता मत करो। रोनिन कहता है ये मेरा इलाका है और तुम कौन होते हो इस लड़की को यहाँ से जाने के लिए कहने वाले। आर्या पूछती है क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो। रोनिन कहता है अगर तुम मार खाना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, अगर तुम हारी तो लियो की एक उंगली कटेगी और तुम अगले 1 महीने के लिए मेरी हो जाओगी। आर्या कहती है अगर तुम हारे तो तुम लियो को जाने दोगे, उसका मेडिकल बिल भरोगे और फिर हमें दोबारा कभी परेशान नहीं करोगे। रोनिन मान जाता है और फिर दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन आर्या उसके हर एक वार को ब्लॉक कर देती है और उसे पछाड़ देती है। लियो शॉक और हैप्पी दोनों हो जाता है। इधर असिस्टेंट कैलेब के पास वापस आता है और कहता है आर्या में कुछ अलग ही बात है, उन्होंने तो अपने से डबल साइज के आदमी को पछाड़ दिया, उनके मूव्स कमाल के हैं। कैलेब कहते हैं अगर वो इतनी अच्छी नहीं होती तो मुझे कैसे बचाती। कैलेब मन में कहते हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो कुछ छुपा रही है। इधर आर्या लियो के हाथ में पट्टी बांधती है और लियो पूछता है तुमने फाइट करना कहाँ से सीखा। वो कहती है बचपन में डैड मुझे मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए भेजते थे, मैंने एक मास्टर से ये सीखा है और आज मुझे इसका इस्तेमाल करने का मौका मिल गया। लियो कहता है मैं पहले तुम्हें बहुत टारगेट कर रहा था, उसके लिए सॉरी, लेकिन अब तुम्हें जानने के बाद मुझे लग रहा है कि तुम इतनी भी बुरी नहीं हो। आर्या कहती है फिर तुम मुझे खाने की ट्रीट दे दो। लियो कहता है कोई बात नहीं, तुम जो चाहे वो ऑर्डर करना, अब से मैं तुम्हारे साइड हूँ। सीन चेंज होता है और आर्या अब कैलेब के कमरे में होती है। कैलेब सिर्फ टॉवल में उसके सामने आते हैं और वो शॉक हो जाती है। कैलेब पूछते हैं क्या तुम रेडी हो। आर्या हाँ बोलकर उन्हें बेड पर बिठाती है और उनके आईज के पास मसाज करने लगती है। कैलेब उसकी रोज फ्रेग्रेंस स्मेल करते हुए तुरंत सो जाते हैं। आर्या मन में कहती है पिछली लाइफ में सबको पता था कि इन्हें इंसोम्निया है, मुझे लगा इसका इलाज नहीं होगा। आर्या चली जाती है
और थोड़ी देर के बाद कैलेब की नींद खुलती है। वो मन में कहते हैं, मैं इतने अच्छे से ना जाने कितने सालों से नहीं सोया। वो चेक करके देखते हैं कि आर्या वहाँ नहीं है और मन में कहते हैं, वो तो बहुत पहले चली गई होगी। तभी आर्या उनके लिए मेडिसिन लेकर आती है और कहती है, मैं आपके लिए मेडिसिनल फूड बनाने गई थी, इससे आपकी आंखों में फर्क पड़ेगा। आर्या उनके पास आकर पूछती है, क्या मैं आपके लिए ये रोज बना सकती हूँ? फिर सीन बदलता है और आर्या कैफे में होती है। जब लीडिया वहाँ आती है, आर्या उसे सर्व करके जाने वाली होती है, मगर लीडिया कहती है, तुम अपनी ही मॉम को हाय भी नहीं बोल रही। लगता है तुम्हारे डैड ने तुम्हें बिगाड़ दिया है। आर्या कहती है, मैं यहाँ काम कर रही हूँ, अगर आप आईवी के बारे में बात करने आई है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। लीडिया कहती है, तुमने उसे अरेस्ट करवा दिया, तुम मुझे अपनी माँ मानती भी हो या नहीं? आईवी ने पहले ही कह दिया है कि जो भी हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। आर्या कहती है, बस बहुत हो गया, आप हमेशा उसी की साइड लेंगी, अब मुझे काम करने दीजिए। तभी लीडिया कहती है, तुम यहाँ काम कर रही हो, ये कितना एम्बैरेसिंग है। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं और जेसन 3 दिनों में शादी करने वाले हैं। अगर तुम आईवी से माफी मांग लोगी तो शायद वो लोग तुम्हें थॉर्न फैमिली का हिस्सा बनने दे सकते हैं। वो उसे इनविटेशन कार्ड देती है। आर्या कार्ड लेकर कहती है, अगर आप मुझे पैसे नहीं दे सकती तो मुझे कमाने से रोकिए भी मत। ये कहकर वो चली जाती है। फिर लीडिया मन में कहती है, जब से मैंने जूलियन को डिवोर्स दिया है तब से ये आर्या ऐसी हो गई है। जरूर जूलियन ने इसके दिमाग में फालतू बातें भरी हैं। तभी वो जूलियन को मैसेज करती है, मगर जूलियन उसे ब्लॉक कर देते हैं। लीडिया कहती है, वो गरीबी में रहना ही डिजर्व करता है। एक बार आर्या थॉर्न फैमिली में आ जाए, मैं उसे अच्छे से डिसिप्लिन सिखा दूंगी। अब सीन बदलता है और लीडिया के वेडिंग का सीन हम देखते हैं। वहाँ आईवी ऑस्टिन से कहती है, तुम्हें क्या लगता है आज आर्या आएगी? ऑस्टिन कहता है, तुम चिंता मत करो, मॉम ने उसे इनविटेशन दिया है, एक बार वो आ जाए फिर मैं खुद उसे तुमसे माफी मांगवाने वाला हूँ। आईवी मन में कहती है, मैं आज चाहती हूँ कि वो सबके सामने ह्यूमिलेट हो, लेकिन वो ऑस्टिन से बोलती है, मुझे लगता है माफी तो मुझे उससे मांगनी चाहिए। तभी वहाँ आर्या की एंट्री होती है, जिसे देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। ऑस्टिन उससे पूछता है, ये तुम कैसे कपड़े पहनकर आ गई हो? आर्या कहती है, तुम खुद को देखो, तुम ऐसे कपड़े पहनकर खुद को रिच समझ रहे हो? आईवी कहती है, ऑस्टिन तुम गुस्सा मत करो, ये बस कुछ भी बोल देती है। आर्या जाने वाली होती है कि तभी ऑस्टिन उसका हाथ पकड़कर बोलता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें आईवी से माफी मांगनी चाहिए? आर्या कहती है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं इन सबके सामने सच बता दूं तो आईवी ही एम्बेरस हो जाएगी। आईवी डर कर कहती है, हम पार्टी के बाद इस बारे में बात करेंगे। फिर हम देखते हैं लिडिया जेसन के साथ वेडिंग सेरेमनी के लिए आती है और गेस्ट उनकी तारीफ करते हैं। कोई कहता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। मैंने सुना है लिडिया का पहला हस्बैंड बैंकरप्ट हो गया और फिर अपाहिज भी हो गया। लिडिया और जेसन पुराने क्लासमेट्स हैं और डिवोर्स के बाद ये दोनों फिर से मिल गए। लिडिया और जेसन एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और गेस्ट उन्हें कांग्रेचुलेट करते हैं। तभी उन सारे गेस्ट के फोन में एक वीडियो आता है, जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। उसमें जेसन और लिडिया रोमांस कर रहे होते हैं और ये वीडियो डिवोर्स से पहले का होता है। उस वीडियो में लिडिया जेसन से पूछती है, तुम्हें कौन ज्यादा सेटिस्फाई करता है, मैं या तुम्हारी मरी हुई वाइफ? जेसन कहता है, मेरी वाइफ तो मुझे कभी समझती ही नहीं थी, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड का क्या? लिडिया कहती है, वो तुम्हारी तरह है ही नहीं। जेसन कहता है, अब जब उसने तुम्हें डिवोर्स देने से मना कर दिया है तो क्यों ना हम ही कुछ मजे कर लें। ये वीडियो देखकर गेस्ट कहते हैं, इन दोनों का अफेयर चल रहा था, हमें लगा ये दोनों डिवोर्स के बाद साथ रहने लगे थे। जेसन और लिडिया शॉक हो जाते हैं। जेसन कहता है, ये सच नहीं है, जरूर ये किसी ने जानबूझकर किया है, हम इनोसेंट हैं। लेकिन गेस्ट कहते हैं, ये वीडियो फेक तो नहीं लग रहा, ऐसे लोगों के बीच हमें आना ही नहीं चाहिए था। ये बोलकर सारे गेस्ट चले जाते हैं। आर्या मन में कहती है, मैंने वेडिंग गिफ्ट डिलीवर कर दिया है, उम्मीद है अब से आपका हर दिन इतना ही एक्साइटेड होगा। आर्या भी वहाँ से चली जाती है। अब सीन बदलता है और हम लियो के बड़े भाई फेलिक्स को देखते हैं, जो सेल्स परफॉर्मेंस कम होने की वजह से गुस्से में होते हैं। वो गुस्से में सबको कॉन्फ्रेंस रूम से जाने के लिए कहते हैं। उसके बाद उनका असिस्टेंट आता है और कहता है, सेकंड फ्लोर में जो वेडिंग रिसेप्शन हो रही थी उसमें काफी बड़ा हंगामा हो गया है। वो उन्हें जेसन और लिडिया का वीडियो दिखाता है और फेलिक्स कहते हैं, ये सब किसी ने जानबूझकर किया है। असिस्टेंट कहता है, क्या हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए? फेलिक्स कहते हैं, कोई जरूरत नहीं है, जब उन लोगों ने रायता फैलाया है तो उन्हें ही समेटने दो। तभी वो फुटेज में देखते हैं कि आर्या भी वेडिंग में आई थी और उसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं। असिस्टेंट कहता है, ये लिडिया की बेटी है, उसे तो आना ही था। फेलिक्स कहते हैं, जरूर ये वीडियो भी उसी ने वायरल किया है। बटलर बता रहा था कि उसने लियो को ऑलरेडी अपनी मुट्ठी में कर लिया है और मॉम उसके डैड को लेकर ट्रीटमेंट के लिए घूम रही हैं। ये बाप बेटी कम नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि वो लोग मुझे भी फंसा सकते हैं तो वो गलत हैं। असिस्टेंट पूछता है, फिर आपका प्लान क्या है? फेलिक्स कहते हैं, मैं पहले घर जाकर देखूंगा कि असल में वो है कैसी। नेक्स्ट सीन में हम आर्या को देखते हैं, जो जूलियन को वीडियो कॉल करती है और कहती है, मैंने वो वीडियो आपके कंप्यूटर से निकालकर वायरल कर दिया, मैंने आपकी परमिशन नहीं ली, उसके लिए सॉरी। जूलियन कहते हैं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है,
वो वीडियो मैंने इसीलिए रखा था ताकि लीडिया को एक्सपोज कर सकूं। आर्या पूछती है, क्या लीडिया और जेसन ने सच में वो सब किया? जूलियन कहते हैं, हाँ, उस समय मैं बेहोश था, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाने में कामयाब रहा। आर्या कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें साजा देकर रहूंगी। जूलियन बोलते हैं, तुम बस स्कूल में फोकस करो, मैं जानता हूँ तुमने इन 2 सालों में बहुत कुछ सहा है। आर्या कहती है, आपने मुझे पाला है तो अब मेरी जिम्मेदारी है आपका ख्याल रखने की। फिर जूलियन बताते हैं कि स्टर्लिंग फैमिली का बड़ा बेटा फेलिक्स स्टर्लिंग वापस कंट्री आ गया है। तुम्हें मेरे लिए उससे दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं ठीक हो जाऊं फिर तुम वापस मुझ पर डिपेंड हो सकती हो। ये बोलकर वो कॉल कट कर देते हैं। फिर वो मन में कहते हैं कि आर्या को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मेरा रिबर्थ हुआ है। अब हम देखते हैं कि मरने के बाद जूलियन का भी रिबर्थ होता है और वो अपने कमरे में होते हैं। वो खुद को वापस जिंदा देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी लिडिया उनके लिए मिल्क लेकर आती है और बोलती है, तुम्हारे पैरों को ठीक होने के लिए कैल्शियम की जरूरत है। जूलियन मन में कहते हैं, मुझे पता है, तुम पास्ट लाइफ में मुझे इसमें पॉइजन मिलाकर देती थी। जूलियन मिल्क को फेंक देते हैं और लिडिया गुस्से में कहती है, ठीक है, मत पियो। फिर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद वो इंस्पेक्टर चेन को कॉल करते हैं और कहते हैं, मैं एक साइको की रिपोर्ट लिखवाना चाहता हूँ, ये इंटेंशनल असॉल्ट के बारे में है। फिर वो कॉल कट करके मन में कहते हैं, इस बार मैं अपनी बेटी को बचा कर रहूंगा। इसलिए जूलियन इस लाइफ में लिडिया को डिवोर्स देने के लिए मान जाते हैं और आर्या को अपने पास रखते हैं। अब प्रेजेंट में जूलियन अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। तभी जैस्मिन उनके पास आती है और कहती है, अभी भी तुम्हारे पैर कमजोर है, लेकिन तुम पहले से बेहतर हो गए हो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। सीन चेंज होता है और आर्या को कैलेब के असिस्टेंट का कॉल आता है। वो कहता है, क्या आप घर आ सकती हैं? मिस्टर वेंस ने आज खुद को कमरे में बंद कर लिया है और किसी से मिलने से मना कर रहे हैं। असल में उनकी आंखें कुछ सेकंड के लिए ठीक हुई थीं, लेकिन फिर वो वापस ब्लाइंड हो गए। उन्होंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। आर्या कहती है, मैं अभी वहाँ आती हूँ। फिर आर्या कैलेब के कमरे में रोजेस लेकर जाती है। कैलेब कहते हैं, मुझे किसी से नहीं मिलना है। आर्या उन्हें कहती है, मैं आपके लिए सुंदर रोजेस लेकर आई हूँ। कैलेब कहते हैं, जब मैं इन्हें देख ही नहीं सकता तो क्या फर्क पड़ता है कि ये कितने सुंदर हैं? आर्या उनके हाथ से फ्लावर को फील करवाती है और कहती है, आप इसे फील तो कर सकते हैं, इन्हें स्मेल भी कर सकते हैं। कैलेब कहते हैं, मेरी बहन भी मुझे फ्लावर के गार्डन में लेकर जाया करती थी। तो आर्या कहती है, वो यही चाहती होगी कि आप भी एंजॉय कर सकें। चलिए आज हम साथ में टोमेटो एंड एग नूडल्स बनाते हैं। वो उन्हें अपने साथ किचन में ले जाती है। फिर उनका हाथ पकड़कर टोमेटो कट करती है। नूडल्स बनाने के बाद वो उन्हें टेस्ट करने के लिए देती है और कैलेब नूडल खाते हैं। अब वो जाने वाली होती है कि तभी कैलेब उसका हाथ पकड़कर रोक लेते हैं और बोलते हैं, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मुझे कंपनी दोगी? हर कोई मुझे मिस्टर वेंस कहता है। लोग कहते हैं, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ बिना किसी की मदद के नूडल्स भी नहीं खा सकता। तुम ही बताओ, जिसने मुझे पाला है वही अब चाहता है कि मैं मर जाऊं तो मुझे किसी पर कैसे भरोसा होगा? आर्या कहती है, आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है, बस लोगों को समझने की जरूरत है। कैलेब कहते हैं, क्या मैं तुम्हें समझ सकता हूँ? आर्या कहती है, ट्राई करके देखिए। अगर आपको लगता है कि मैं आपका फायदा उठाना चाहती हूँ तो आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। कैलेब कहते हैं, तुम सच्ची हो? आर्या कहती है, अब आपको रेस्ट करना चाहिए। आर्या वहाँ से चली जाती है। सीन चेंज होता है और आर्या अपने घर में मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी लियो वहाँ आता है और उसे परेशान करने लगता है। इतने में फेलिक्स का सर्वेंट वहाँ आता है और आर्या को एक गिफ्ट देते हुए कहता है, यंग मास्टर ने आपको कल ऑफिस में बुलाया है। लियो कहता है, आर्या मेरा भाई डेविल है तो बचकर रहना। आर्या कहती है, मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगी। नेक्स्ट डे वो फेलिक्स के ऑफिस जाती है, लेकिन वहीं वो आइवी को उनके केबिन में बैठे देखती है। आइवी फोन में जेसन से कहती है, एक बार मैं फेलिक्स की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बन जाऊं, मैं उनके साथ हर दिन ग्लू जैसी चिपकी रहूंगी और मुझे जल्दी ही यंग मिस्ट्रेस का टाइटल भी मिल जाएगा। तभी आर्या उसके पास जाती है और उसे देखकर आइवी पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मत कहना कि तुम फेलिक्स को मुझसे छीनने आई हो। आर्या कहती है, उन्होंने ही मुझे इनवाइट किया है। तभी फेलिक्स वहाँ आते हैं और कहते हैं, मिसेस गैबल नाम की ओल्ड लेडी कंपनी के साउथ साइड डिमोलिशन के काम को होने नहीं दे रही। जो भी 10 दिन के अंदर उनके पास जाकर डिमोलिशन एग्रीमेंट में उनका साइन लेगा वो मेरी असिस्टेंट बनेगी। आइवी कहती है, ये काम मैं कर सकती हूँ, लेकिन आर्या कहती है, मुझे पहले जाकर उनकी सिचुएशन देखनी होगी। फेलिक्स कहते हैं, जीतने वाले को ही ये जॉब मिलेगी। इस काम के लिए तुम कंपनी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हो। आइवी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और सोचती है, आर्या कभी भी फेलिक्स की असिस्टेंट नहीं बन सकती। स्टर्लिंग फैमिली की यंग मिस्ट्रेस सिर्फ मैं बन सकती हूँ। आइवी वहाँ से चली जाती है। फिर फेलिक्स आर्या से कहते हैं, अगर तुम हारी तो अपने डैड के साथ हमेशा के लिए यहाँ से चली जाओगी। आर्या कहती है, देखते हैं। नेक्स्ट सीन में आर्या मिसेस गैबल से मिलने जाती है। तभी वो देखती है आइवी ऑलरेडी वहाँ है। आइवी उससे कहती है, तुम हार मान लो, ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोजीशन तो मेरी ही है। तभी मिसेस गैबल वहाँ
वहाँ आती है और आईवी उनकी हेल्प करते हुए उन्हें बिठाती है। फिर वो उनसे कहती है, मैं आपके लिए ये एक्सपेंसिव चीजें लेकर आई हूँ, लेकिन मिसेस गैबल उसकी बात नहीं सुनती। इधर आर्या उस जगह को नोटिस करती है और टेबल पर उसे एक फोटो फ्रेम मिलता है जिसमें मिसेस गैबल और उनकी बहन की एक फोटो होती है। इधर आईवी मिसेस गैबल से कहती है, देखिए ये जगह कैसी है, आपको यहाँ अकेलापन महसूस होता होगा। अगर आप नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाए तो आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी और आपके लिए यही अच्छा होगा। मिसेस गैबल को गुस्सा आता है और वो सारे एक्सपेंसिव चीजों को फेंक कर कहती है, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं मर जाऊंगी लेकिन यहाँ से नहीं जाऊंगी। आईवी गुस्से में उन्हें बेवकूफ कहती है और जाते जाते आर्या से कहती है, तुम भी चलो यहाँ से, तुम भी कुछ उखाड़ नहीं लोगी। ये बोलकर वो चली जाती है और आर्या मिसेस गैबल को देखती है। अगले सीन में आर्या कैलेब के पास जाती है और उनसे पूछती है, हमें मिसेस गैबल के लिए क्या करना चाहिए। कैलेब कहते हैं, तुम डिमोलिशन की बात कर रही हो, ये मामला इमोशन का है ना कि पैसों का। आर्या उस फ्रेम को याद करके कहती है, वो जरूर अब तक अपनी बहन का वेट कर रही है जो कई सालों पहले खो गई थी, लेकिन उन्हें हम कैसे ढूंढेंगे, आप मेरी हेल्प करेंगे ना। कैलेब हाँ कहकर उसे उसका नेकलेस वापस करते हैं और कहते हैं, इसे दोबारा मत खोना और कुछ दिन बाद हम साथ में डिनर पर चलेंगे। आर्या मान जाती है। फिर हमें पता चलता है कि मिसेस गैबल की एक बहन थी जिसका नाम एवलिन गैबल था। कई सालों पहले दोनों बिछड़ गए थे और अब उनकी बहन जिंदा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी बहन के लिए एक लेटर छोड़ा है। आर्या वो लेटर लेकर मिसेस गैबल से मिलने जाती है। मिसेस गैबल उस टाइम उस फ्रेम को देखकर अपनी बहन को याद कर रही होती हैं। तभी आर्या उनके पास बैठकर कहती है, आज हम डिमोलिशन की बात नहीं करेंगे, मेरे पास आपके लिए कुछ है। मिसेस गैबल उस पर ध्यान नहीं देती है तो वो खुद लेटर पढ़ने लगती है। वो कहती है, सिस्टर मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं हमारे बचपन को याद करती हूँ जब हम कॉस्ट्यूम रूम में घुसकर क्लासिक ओपेरा के लिए प्रैक्टिस करते थे, साथ में स्टेज परफॉर्मेंस देते थे। तुम किंग बनी थी और तुमने मुझसे कहा था कि मैं कॉस्ट्यूम में सबसे सुंदर लगती हूँ। ये सुनकर मिसेस गैबल रोने लगती है और पूछती है, तुम्हें ये कहाँ से मिला। आर्या कहती है, ये मुझे आपकी बहन की चीजों के बीच मिली, उन्होंने अब तक इसे संभाल कर रखा था, वो आपको बहुत मिस करती थी। मिसेस गैबल रोते हुए कहती है, मैंने उसका बहुत वेट किया है, मैंने नहीं सोचा था कि सबसे पहले मुझे ये जानने को मिलेगा कि वो अब नहीं रही। आर्या कहती है, उन्होंने लेटर में लिखा है कि उन्हें आप दोनों का फेवरेट क्लासिक ओपेरा हमेशा याद था। मिसेस गैबल कहती है, तुम्हारा शुक्रिया, इस जगह के डिमोलिशन से पहले मैं एक बार यहाँ क्लासिक ओपेरा सॉन्ग सुनना चाहती हूँ। अब हम देखते हैं कि वो सॉन्ग सुनते हुए पुराने दिनों को याद करती है और फिर उनका मन हल्का हो जाता है। वो आर्या से कहती है, इतने सालों में पहली बार इस घर में जान आई है, लाओ मैं एग्रीमेंट में साइन कर देती हूँ। आर्या उन्हें एग्रीमेंट देती है और वो साइन करके चली जाती हैं। उसी जगह फिर फेलिक्स आते हैं और आर्या से कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। आर्या कहती है, ये घर उनकी पुरानी यादों से जुड़ा है। फेलिक्स कहते हैं, तुम्हारा हमारी फैमिली में स्वागत है, मैं चाहता हूँ कि तुम कल मेरे साथ चैरिटी लाइव स्ट्रीम में आओ। आर्या मान जाती है। सीन चेंज होता है और आर्या लाइव स्ट्रीमिंग के लिए रेडी होती है। तभी फेलिक्स उसके साथ आते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होती है। उन दोनों को साथ देखकर आईवी शॉक हो जाती है और कहती है, फेलिक्स कभी भी इससे पहले किसी लड़की के साथ पब्लिक में नहीं आए। तभी ऑस्टिन उसके पास आता है और आईवी उससे कहती है, देखो आर्या फेलिक्स के साथ है। ऑस्टिन कहता है, वो इतना नीचे गिर गई है कि किसी की मिस्ट्रेस बनने को भी तैयार है। आईवी जेलस हो जाती है और तभी लाइव स्ट्रीमिंग में कमेंट करती है, आर्या के पास कोई पावर नहीं है, क्या ये लाइव डांस कर सकती है। आर्या कहती है, आईवी डांस सिर्फ पावर नहीं है, इसे कंट्रोल करना भी आना चाहिए। आईवी कमेंट करती है, तुम डांस कर ही नहीं सकती, तुम्हारे पास बस एक प्रिटी फेस है। आर्या कहती है, अगर तुम डांस में इतनी एक्सपर्ट हो तो क्यों ना हम लाइव डांस कंपटीशन करें। आईवी उसके साथ लाइव स्ट्रीम में आ जाती है और पूछती है, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम सीरियस क्यों हो गई। आर्या कहती है, अब जब तुमने ये सब शुरू किया ही है तो मैं तुम्हारी बात टालना नहीं चाहती। आईवी कहती है, तो ठीक है, क्यों ना हम व्यूअर्स को ही वोट करने दें, जो हारेगा वो डांस फील्ड हमेशा के लिए छोड़ देगा। आर्या मन में कहती है, पिछली लाइफ में इसने मुझे गिरा दिया था ताकि मैं कभी डांस ना कर पाऊं, मुझे चोट भी लगी थी। आर्या उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और फिर दोनों के बीच कंपटीशन शुरू हो जाता है और एंड में आईवी ही गिर जाती है। वो एम्बेरस हो जाती है, मगर ऑस्टिन कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। अब व्यूअर्स वोट करने लगते हैं और आईवी को ज्यादा वोट मिलने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से आर्या को ढेर सारे वोट मिलते हैं। आईवी शॉक हो जाती है और आर्या कहती है, स्टर्लिंग ग्रुप सारे पैसे चैरिटी के लिए डोनेट करेगा। फिर हम कैलेब को देखते हैं जो लाइव स्ट्रीमिंग सुन रहे होते हैं। तभी असिस्टेंट आकर उनसे कहता है, जैसा कि आपने कहा था, हमारे ग्रुप के हर एक एम्प्लॉय ने मिस रिवर को सपोर्ट किया है। सीन चेंज होता है और आर्या ऑफिस से जा रही होती है जब ऑस्टिन और लिडिया वहां आ जाते हैं और ऑस्टिन उससे कहता है, तुमने जानबूझकर आईवी को सबके सामने एम्बेरस किया है। आर्या कहती है, वो खुद गिरी थी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। ऑस्टिन कहता है, डैड तुम्हें यही सब सिखा रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है कि फेलिक्स की मिस्ट्रेस बनकर तुम ये सब आराम से कर सकती हो। आर्या उसी टाइम सीक्रेटली लाइव स्ट्रीमिंग ऑन कर देती है और तभी फेलिक्स आकर कहते हैं, तुम मिस्ट्रेस किसे कह रहे हो। ऑस्टिन कहता है, मैं अपनी बहन को बस सबक
सिखा रहा हूँ, आर्या कहती है। तुमने डैड को छोड़कर थॉर्न फैमिली ज्वाइन कर ली और अपना सरनेम भी चेंज कर लिया। तुम होते कौन हो मुझे लेक्चर देने वाले? इधर लाइव स्ट्रीमिंग में लोग ऑस्टिन और लिडिया को देख रहे होते हैं। तभी ऑस्टिन आर्या पर हाथ उठाने वाला होता है, लेकिन फेलिक्स उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, आर्या मेरी बहन है और स्टर्लिंग फैमिली की बेटी भी। तुम्हें लगता है तुम इस पर हाथ उठा सकते हो? ये सुनकर लिडिया और ऑस्टिन शॉक हो जाते हैं। ऑस्टिन कहता है, इसका मतलब डैड ने शादी कर ली? लिडिया कहती है, ये नहीं हो सकता। उस बुढ़े को स्टर्लिंग फैमिली एक्सेप्ट कैसे कर सकती है? ये झूठ है। फेलिक्स कहते हैं, उनका लक काफी खराब था जो उन्हें चीटर वाइफ और नालायक बेटा मिला, लेकिन कम से कम उन्हें एक प्यारी बेटी तो मिली। लिडिया कहती है, स्टर्लिंग फैमिली छोटी मोटी फैमिली नहीं है। आर्या, वो तुम्हारे लिए इतने सीरियस कैसे हो सकते हैं? जब जैस्मिन को होश आएगा तो वो खुद तुम दोनों को धक्के मारकर निकाल देगी। आर्या कहती है, देखते हैं कौन किसे धक्के मारकर निकालता है। वो उन्हें लाइव स्ट्रीमिंग दिखाती है और ऑस्टिन और लिडिया तुरंत मुंह छुपाकर भाग जाते हैं। फेलिक्स आर्या से कहते हैं, तुम तो फाइटर हो? आर्या कहती है, ये मैंने फेलिक्स से सीखा है। फेलिक्स पूछते हैं, क्या तुम चाहती हो कि मैं थॉर्न फैमिली को हैंडल करूं? आर्या कहती है, उसकी जरूरत नहीं है। उन जोकर्स के लिए मैं अकेले काफी हूँ, लेकिन मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। फेलिक्स कहते हैं, ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया, मैं तो स्टर्लिंग फैमिली की रेपुटेशन बचा रहा था, लेकिन मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर हमारे ब्लड की खूबी है। आर्या कहती है, ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। ये कहकर वो चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैलेब उसे कॉल करते हैं और मिलने के लिए बुलाते हैं। आर्या वहाँ जा ही रही होती है कि तभी गैंगस्टर्स उसे घेर लेते हैं। उनका लीडर आर्या से कहता है, हमने सुना है कि तुम वेंस की आंखें ठीक करना चाहती हो, इसलिए कोई तुमसे मिलना चाहता है। आर्या कहती है, अगर मैं ना जाऊं तो? लीडर कहता है, फिर हमारे पास अपने तरीके भी हैं। वो लोग आर्या के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन आर्या उन सबको धो देती है। लेकिन तभी एक गैंगस्टर पीछे से उसे मारने वाला होता है कि तभी कैलेब आकर उसे हक कर लेते हैं और वो गैंगस्टर कैलेब के सिर पर ही मार देता है। फिर कैलेब भी उन लोगों को मारने लगते हैं। फाइट के बाद कैलेब की आंखें फिर से ब्लर हो जाती हैं, लेकिन वो जैसे ही आर्या का हाथ पकड़ते हैं उन्हें पता चल जाता है कि उसे चोट लगी है और खून बह रहा है। आर्या कहती है, ये बस छोटी सी चोट है। तभी असिस्टेंट आता है और कहता है, मिस्टर वेंस, ये सारे आदमी आपकी बहन ने भेजे थे। अब आर्या और कैलेब उनके घर जाते हैं और कैलेब आर्या के लिए परेशान होते हैं। वो कहते हैं, हमारी फैमिली में जब भी कोई पोजीशन के लिए लड़ा है तब किसी की जान गई है। क्रूज शिप में भी उन लोगों ने मेरे ड्रिंक में ड्रग मिला दिया था और मैं बेहोश हो गया था। फिर जब मैं उठा तो मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। तुम्हारा मेरे आसपास रहना बिल्कुल सेफ नहीं है। आर्या कहती है, जब से आपने मुझे खुद को ट्रीट करने की परमिशन दी है तब से हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। कैलेब कहते हैं, मुझसे वादा करो कि अगली बार तुम मेरे लिए परेशान नहीं होगी बल्कि खुद को बचाओगी। आर्या कहती है, जब तक पेशेंट ठीक नहीं होता तब तक डॉक्टर कैसे भाग सकता है। तभी कुछ सेकंड के लिए कैलेब की आईसाइट वापस आती है और वो आर्या का फेस देखते हैं, लेकिन फिर से सब कुछ ब्लर हो जाता है। कैलेब कहते हैं, शायद थोड़ी देर के लिए मैंने तुम्हारा चेहरा देखा। आर्या कहती है, ये तो अच्छी बात है, आप ठीक हो रहे हैं और आप एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कैलेब कहते हैं, अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो? आर्या कहती है, फिर मैं आपकी आंखें बन जाऊंगी। ये कहकर आर्या उन्हें किस कर लेती है। कैलेब कहते हैं, मैं ठीक होना चाहता हूँ क्योंकि मैं हर दिन तुम्हें देखना चाहता हूँ। आर्या उन्हें हग कर लेती है। फिर अगले दिन आर्या वॉशरूम में होती है जब कैलेब वापस टॉवल में आते हैं और कहते हैं, मैंने कल रात एक सपना देखा कि कोई मेरी आंखें बनना चाहता है और अब मुझे हैं, सॉरी मैं बिना बुलाए आ गया। लेकिन जैस्मिन कहती है, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। फिर वो कहती है, अब सब यहाँ है तो मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि अगले महीने मैं और जूलियन शादी कर रहे हैं। लियो कहता है, इसकी क्या जरूरत है? जैस्मिन कहती है, भले ही ये हमारी दूसरी शादी हो लेकिन पब्लिकली वेडिंग करना जरूरी है। हम ग्रैंड वेडिंग करेंगे और तुम फेलिक्स के साथ वेडिंग में मदद करोगे। जूलियन आर्या से कहते हैं, मैं तो सिंपल वेडिंग चाहता था लेकिन जैस्मिन को ग्रैंड वेडिंग चाहिए। आर्या कहती है, मैं भी प्रिपरेशन में हेल्प करना चाहती हूँ। जैस्मिन बोलती है, तुमने अभी कंपनी ज्वाइन की है, तुम्हारे ऊपर लॉर्ड बारएच जाएगा। मगर आर्या कहती है, मेरे पास टाइम है, मुझे हेल्प करके खुशी होगी। जैस्मिन ये सुनकर खुश हो जाती है। तभी कैलेब कहते हैं, गोल्डन फॉरेस्ट का पेंट हाउस बॉलरूम खाली है, अगर आप चाहते हैं तो वहाँ वेडिंग कर सकते हैं। फेलिक्स कहते हैं, ये तो तुम्हारा पर्सनल वेन्यू है, आज तक किसी को भी वहाँ कुछ ऑर्गेनाइज करने का मौका नहीं मिला है। वो मन में कहते हैं, ये बस शो ऑफ कर रहा है। आखिर स्टर्लिंग फैमिली का सन इन लॉ बनना इतना आसान नहीं है। सीन चेंज होता है और लियो आर्या के साथ मिलकर वेडिंग की सारी प्रिपरेशन कर लेता है। वहीं वेन्यू में कुछ लोग बात करने लगते हैं कि स्टर्लिंग फैमिली की हेड एक अपाहिज आदमी से शादी कर रही है जिसे उसकी वाइफ ने चीट किया था। पता नहीं उन्होंने उसमें क्या देखा। तभी जूलियन आते हुए कहते हैं, किसने कहा कि मैं अपाहिज हूँ? वो अपने पैरों पर चलकर आते हैं और उन्हें देखकर गेस्ट शॉक हो जाते हैं। आर्या जूलियन के पास जाती है और लियो उन गेस्ट को वेडिंग से बाहर निकाल देता है जो जूलियन के बारे में बात कर रहे थे। आर्या लियो को कहती है, मेरे डैड को डिफेंड करने के लिए शुक्रिया। तभी ऑस्टिन और लिडिया भी वहाँ आ जाते हैं और ऑस्टिन कहता है, डैड आप स्टर्लिंग फैमिली में शादी कर रहे हैं, आपका बेटा होने के नाते मैं आपको कांग्रेचुलेट करने आया हूँ। आर्या कहती है, हमने तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं तो अपनी माँ को लेकर यहाँ से निकल जाओ। लियो कहता है, आर्या और डैड अब हमारे
परिवार का हिस्सा हैं। तुम्हारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। ऑस्टिन बोलता है, डैड आप तो कुछ कहिए। तो जूलियन कहते हैं, तुम्हारा मेरी वेडिंग में कोई काम नहीं है, यहाँ से फौरन चले जाओ। लिडिया कहती है, तुम इतनी पावरफुल फैमिली में शादी करके अब हमसे रिश्ता तोड़ना चाहते हो? अगर तुम शांति से जीना चाहते हो तो ठीक है, मुझे $7 मिलियन दे दो। तभी जूलियन सिक्योरिटी को बुलाते हैं और लिडिया वहीं बैठकर रोने लगती है। वो कहती है, तुम कितने पत्थर दिल के इंसान हो, तुम अपनी वाइफ को ऐसे ट्रीट कैसे कर सकते हो? तभी जैस्मिन कहती है, मैं भी तो देखूं कौन मेरे हस्बैंड को धमकी दे रहा है। जैस्मिन रेडी होकर जूलियन के पास आती है और उनका हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है। फिर वो लिडिया को देखकर कहती है, लिडिया लिन, क्या तुम्हारा मेरे हस्बैंड से सारा रिश्ता टूट नहीं गया है? तुम अब यहाँ क्या कर रही हो? लिडिया कहती है, हमारा डिवोर्स हो गया तो क्या हुआ? ऑस्टिन अब भी इसका बेटा है। जैस्मिन कहती है, जब तुम इसे अपने साथ लेकर भाग गई थी तब तो तुम्हें याद नहीं आया कि ऑस्टिन जूलियन का बेटा है। वो सिक्योरिटी को ऑर्डर देती है और सिक्योरिटी उन्हें ले जाने वाली होती है, मगर लिडिया कहती है, जूलियन तुमने ही मुझे फंसाया था, मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल तुम्हें दिए। वो जूलियन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन जैस्मिन सामने आ जाती है और कहती है, मेरे हस्बैंड को हाथ लगाने की सोचना मत। लिडिया कहती है, जूलियन तुम इनोसेंट बनने का नाटक मत करो, तुम मर्द होकर एक औरत के पीछे छुप रहे हो। जैस्मिन कहती है, ठीक है, आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कौन किसके पीछे पड़ा हुआ था। वो सबको एक फोटो दिखाती है जिसमें लिडिया जेसन के साथ मिलकर जूलियन को नशे की हालत में कमरे में लेकर जा रही होती है। जैस्मिन कहती है, लिडिया लिन ने जेसन के साथ मिलकर एक जाल बिछाया, इन दोनों ने जूलियन को ड्रग दिया और फिर लिडिया इनके साथ इंटीमेट हो गई। बाद में इसने जूलियन से जबरदस्ती शादी की। शादी के बाद जूलियन की फैमिली लिडिया की पूरी फैमिली का खर्च उठाती थी और फिर बाद में ये जेसन से दोबारा मिल गई और इसका पुराना प्यार जाग गया। फिर जब जूलियन बैंकरप्ट हुए तो इसने ही डिवोर्स मांगा। इसने जूलियन को चीट भी किया। लिडिया शॉक हो जाती है और कहती है, ये झूठ है। जूलियन कहते हैं, लिडिया तमाशा करना बंद करो, तुमने मिल्क में क्या मिलाया था? तुम भी अच्छे से जानती हो कि तुमने क्या किया है। लिडिया और शॉक हो जाती है। जूलियन कहते हैं, अगर जैस्मिन ने मुझे नहीं ढूंढा होता तो मैं कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता। तुमने मुझे मिल्क में ना जाने कौन सा मेडिसिन मिला कर दिया और बाहर वालों के साथ मिलकर हमें ह्यूमिलेट कर रही हो। आर्या कहती है, ऑस्टिन जिस कार को चलाता है वो कार जेसन ने दी है। क्या तुम दोनों ने कभी भी मेरी या डैड की हेल्प करने की सोची? तुम दोनों अभी यहाँ से चले जाओ। ऑस्टिन गुस्से में कहता है, तुम हमें हल्के में मत लेना, तुम बस देखो मैं क्या करूंगा। तभी सिक्योरिटी उन्हें बाहर निकाल देती है। उनके जाने के बाद जैस्मिन अनाउंसमेंट करती है कि आर्या और जूलियन अब से हमारी फैमिली का हिस्सा है और अगर किसी ने इनके साथ बदतमीजी की तो मैं इन्हें एक दिन के लिए भी एथलर्ग में नहीं रहने दूंगी। वेडिंग के बाद नेक्स्ट सीन में जूलियन और जैस्मिन आर्या और लियो के साथ बैठे होते हैं। तभी जैस्मिन कहती है, मैं और जूलियन फॉरेन घूमने के लिए जा रहे हैं। लियो कहता है, अभी तो आप आई थी और फिर से जा रही हैं। जैस्मिन कहती है, मैंने इस फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं अपनी खुशी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। आर्या कहती है, आप अपना हनीमून एंजॉय कीजिए, लियो को तो मैं संभाल लूंगी। जैस्मिन खुश हो जाती है। अगले सीन में आर्या जूलियन के साथ होती है और जूलियन उससे कहते हैं, मिस्टर वेंस ने सडनली हमारी हेल्प क्यों की? कहीं तुम दोनों के बीच तो कुछ नहीं है? आर्या कहती है, मैं बस चाहती थी कि एक पावरफुल फैमिली हमारी हेल्प करे। जूलियन कहते हैं, थॉर्न फैमिली के प्लान मैं पहले ही फेल कर चुका हूँ, तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आर्या सोचती है, ये कैसे हो सकता है? कहीं डैड का भी रिबर्थ तो नहीं हुआ? जूलियन कहते हैं, आज तक तुम्हें जिन लोगों ने हर्ट किया है मैं उन लोगों को नहीं छोड़ने वाला और मैं मिस्टर वेंस से भी कुछ बात करना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो कैलेब से मिलते हैं और कहते हैं, मेरी बेटी की हेल्प करने के लिए आपका शुक्रिया। ये देखकर मैं रिलैक्स हूँ कि आप जैसा कोई है जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। कैलेब कहते हैं, कहीं आपको गलत फहमी तो नहीं हुई है? मैं उसे भाई की तरह नहीं बल्कि एक लवर की तरह चाहता हूँ। तभी लियो और आर्या भी उनकी बात सुनने लगते हैं। जूलियन कहते हैं, मैं बस आर्या को सेफ रखना चाहता हूँ, लेकिन वेंस फैमिली में शायद ये पॉसिबल नहीं है। क्या आप उसे वो स्टेबिलिटी दे सकते हैं जो उसे चाहिए? कैलेब कहते हैं, आर्या ने मेरी जान बचाई थी, तभी से मैंने सोच लिया था कि मैं उसे कभी कुछ नहीं होने दूंगा, फिर चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। जूलियन कहते हैं, मुझे नहीं लगता आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तभी कैलेब उन्हें अपनी फैमिली का एयरलूम विरासत देते हैं और कहते हैं, मैं ये आर्या को दे रहा हूँ, मैं उसे पाने के लिए कोई भी टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ, मुझे आपसे एक चांस चाहिए। तभी आर्या उनके पास आ जाती है और जूलियन कहते हैं, मैं अपनी बेटी को आपको सौंप रहा हूँ। कैलेब कहते हैं, मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। जूलियन वहां से चले जाते हैं। फिर आर्या कैलेब को उनके घर ले जाती है और वो आर्या से पूछते हैं, क्या तुम कल भी आओगी? आर्या कहती है, अभी आपका ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ है तो मैं जरूर आऊंगी। कैलेब कहते हैं, क्या ट्रीटमेंट के बाद भी आओगी? वो कहती है, ये तो डिपेंड करता है कि आप रिकवर कैसे होते हैं। अगर फाइनल ट्रीटमेंट के बाद भी आप ठीक नहीं होते तो मैं मान लूंगी कि मेरी स्किल अच्छी नहीं है और फिर शायद मैं आपसे नजर नहीं मिला पाऊंगी। कैलेब बोलते हैं, मैं तुम्हें खोने से अच्छा आंखें खोना ज्यादा पसंद करूंगा। आर्या जाते जाते कहती है, मैं खुद
रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। अब सीन बदलता है और अगले दिन आर्या वापस आती है। वो कैलेब से कहती है, आज मैं आपको एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट दूंगी, अपना बाथरोब निकालिए। कैलेब उसे ही बाथरोब निकालने के लिए कहते हैं और आर्या नर्वस होकर बाथरोब निकालती है। फिर वो उन्हें बेड पर लिटाकर ट्रीटमेंट देती है। वो अब भी नर्वस होती है तो कैलेब कहते हैं, तुम्हारी हार्ट बीट बहुत तेज चल रही है। वो उसके करीब आने की कोशिश करते हैं तो आर्या कहती है, आप हिलिए मत वरना नीडल इधर उधर लग जाएगी। तभी मिस्टर हुआंग एक प्रिस्क्रिप्शन के साथ वहां आ जाते हैं और दोनों को क्लोज देखकर फेस टर्न कर लेते हैं। कैलेब तुरंत अपना रोब पहन लेते हैं। फिर मिस्टर हुआंग कहते हैं, मिस्टर वेंस, आपको पूरी तरह ठीक होने के लिए ब्लड ऑर्चिड की जरूरत होगी। फिर गोल्डन नीडल के एक्यूपंक्चर से आप ठीक हो सकते हैं। आर्या कहती है, ब्लड ऑर्चिड तो सालों पहले खत्म हो चुका है। मिस्टर हुआंग कहते हैं, मेरे पास उसका सीड है लेकिन उसे उगाना बहुत मुश्किल है। आर्या कहती है, क्या मैं ये प्रिस्क्रिप्शन ले सकती हूँ? मैं एक बार ट्राई करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ ये आसान नहीं है लेकिन अगर कोई तरीका है तो मैं उसे अपनाकर जरूर देखूंगी। और फिर मिस्टर वेंस भी इसके लिए ज्यादा वेट नहीं कर सकते। वो कैलेब से कहती है, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। कैलेब कहते हैं, मेरी जिंदगी अब तुम्हारे हाथों में है, अगर तुम ट्राई करना चाहती हो तो कर लो। आर्या मिस्टर हुआंग से कहती है, आप ब्लड ऑर्चिड कल्टीवेटिंग के लिए सारे एंशिएंट टेक्स्ट्स को कलेक्ट कर लीजिए। मिस्टर हुआंग मान जाते हैं और कहते हैं, मैं सारी जगह छान मारूंगा और तुम्हारे लिए सारे टेक्स्ट खोज निकालूंगा। ये बोलकर वो चले जाते हैं। फिर कैलेब आर्या का हाथ पकड़कर कहते हैं, अगर ये काम कर गया तो मेरी किस्मत होगी और मेरी आंखें ठीक नहीं हुई तो भी मैं इसे अपनी किस्मत समझकर एक्सेप्ट कर लूंगा। तुम्हें सैड होने की जरूरत नहीं है। आर्या कहती है, मैं आपकी आंखों को ठीक करके रहूंगी। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लियो और आर्या अब साथ में यूनिवर्सिटी जाते हैं। तो लियो उससे पूछता है, क्या वो वेंस तुमसे चिपकता है? आर्या कहती है, तुम ये फालतू बात बंद करोगे? ये स्कूल है। अगले हफ्ते मैं फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर स्पीच देने वाली हूँ। दूसरी तरफ हम आइवी और ऑस्टिन को देखते हैं जो दो लड़कियों को बात करते सुनते हैं। एक लड़की कहती है, मैं देखना चाहती हूँ कि स्पीच के लिए किसे चूज किया गया है। मुझे तो जलन हो रही है क्योंकि स्कूल के स्टार्टिंग से ही वो लड़की फिर स्पॉटलाइट में आ जाएगी। ये सुनकर आइवी को भी जलन होती है तो ऑस्टिन उससे कहता है, तुम ओवरथिंक मत करो। स्कूल ने तुम्हें चूज नहीं किया क्योंकि उन्हें टैलेंट की कदर नहीं है। तुम स्कूल काउंसिल ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती? तभी आइवी वहाँ आर्या को देखती है और कहती है, ये यहाँ क्या कर रही है? इसने तो कहा था कि ये कट ऑफ तक भी नहीं पहुँच पाई है। उसे तो किसी वोकेशनल स्कूल में होना चाहिए था ना। कहीं ये किसी अमीर आदमी की मदद से तो यहाँ नहीं आ गई? ऑस्टिन कहता है, इसकी हिम्मत तो देखो, एंट्रेंस एग्जाम तो पास नहीं कर पाई। आइवी कहती है, उसे कोई शर्म नहीं है, लेकिन अगर लोगों को पता चला कि वो तुम्हारी बहन है तो हम ह्यूमिलेट हो जाएंगे। ऑस्टिन फौरन आर्या के पास जाता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आर्या मन में कहती है, लगता है इन्हें अभी तक मेरे रिजल्ट के बारे में पता नहीं है। वो कहती है, क्या ये यूनिवर्सिटी तुम्हारी है? तुम्हें क्या मतलब कि मैं यहाँ कैसे आई? ऑस्टिन कहता है, डैड ने अमीर फैमिली में शादी कर ली, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो चाहे करोगी। इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ टॉप स्कोरर पढ़ाते हैं। आर्या अपना बैच दिखाकर बोलती है, ध्यान से देखो, मैं एथलर्ग यूनिवर्सिटी की फ्रेशर हूँ। ऑस्टिन बोलता है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम किसी रिच स्टूडेंट के साथ हुकअप करने आई हो ताकि रिच यंग मिस्ट्रेस बन सको। आर्या को गुस्सा आता है तो वो उसे थप्पड़ मार देती है और बोलती है, क्या मुझे तुम्हें कुछ याद दिलाना होगा? ऑस्टिन सोचता है, ये मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करती है। ये याद करके वो बोलता है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, किसी को ये मत बताना कि तुम मेरी बहन हो। मैं तुम्हारी वजह से एम्बेरस नहीं होना चाहता। आर्या वहाँ से चली जाती है। अब आर्या अगले सीन में कैलेब के साथ होती है और तभी लियो भी वहाँ आ जाता है। वो उससे पूछता है, आर्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो घर चलो। तभी कैलेब कहते हैं, आर्या क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वो पूछती है, कहाँ? तो कैलेब कहते हैं, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। आर्या उनका हाथ पकड़ लेती है। लियो कहता है, तुम आर्या को कहाँ ले जा रहे हो? मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो कैलेब आर्या से कहते हैं, मुझे याद आया कि सेकंड ड्रॉर में एक रिकॉर्ड है और मिस्टर हुआंग को उसकी जरूरत है, क्या तुम वो ले आओगी? तभी लियो कहता है, आर्या मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो कैलेब उसे कहते हैं, मेरे दोस्त ने मुझे एक लिमिटेड एडिशन मोटरसाइकिल दी है, मैं सोच रहा था कि क्या तुम्हें वो चाहिए? ये सुनकर लियो कहता है, मेरी बहन बहुत सुंदर है, एक से काम नहीं चलेगा, मुझे 3 चाहिए। कैलेब डील पक्की कर लेते हैं और आर्या वो रिकॉर्ड लेने चली जाती है। फिर लियो भी उन्हें अकेले छोड़कर चला जाता है। कुछ देर में आर्या आकर बोलती है, मैंने वो रिकॉर्ड मिस्टर हुआंग को दे दिया है, लेकिन लियो कहाँ गया? कैलेब कहते हैं, उसे कुछ काम था। अब कैलेब उसे एक जगह लेकर जाते हैं और उस जगह को देखकर आर्या इमोशनल हो जाती है। कैलेब उसे प्रपोज करते हुए कहते हैं, जब मैंने पहली बार तुम्हें महसूस किया था, जब तुमने मेरी हेल्प की थी, तो उस दिन से मुझे मेरी जिंदगी कभी अंधेरे में नहीं लगी। तुमने मेरी जिंदगी में रोशनी कर दी। मैं जानता हूँ मेरी आंखें ठीक नहीं हुई हैं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें सेफ रखूंगा। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? आर्या हाँ कह देती है और उन्हें किस कर लेती है। सीन चेंज होता है और कैलेब, आर्या और मिस्टर हुआंग साथ बैठे होते हैं। आर्या एक बाउल को हाथ में लेकर कहती है, स्प्रिंग वाटर का टेम्परेचर बिल्कुल सही है, अब ब्लड ऑर्चिड्स को पानी देने का टाइम आ गया है। वो एक प्लांट में थोड़ा थोड़ा पानी डालती है और कहती है, हम कोई मिस्टेक नहीं कर सकते। कैलेब कहते हैं, मैं बाहर तुम्हारा वेट करता हूँ। ये कहकर वो चले जाते हैं।
फिर हम देखते हैं कि जिस प्लांट में वो पानी डाल रही होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और मिस्टर हुआंग खुश होकर बोलते हैं, लगता है हमारी मेहनत रंग ला रही है। अगर हम 3 दिन तक और कल्टीवेट करें और इससे मेडिसिन तैयार कर लें तो मिस्टर वेंस की आईसाइट वापस आ जाएगी। अब आर्या दोनों प्लांट को अलग अलग प्लांटर में रख देती है और एक प्लांटर को लेकर कैलेब के पास जाती है। वो उनसे कहती है, अब आपकी आईसाइट जल्दी वापस आ जाएगी। कैलेब उसे थैंक यू कहते हैं। तभी अंदर से कुछ टूटने की आवाज आती है और वो लोग फौरन वहां जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि दूसरे ब्लड ऑर्चिड का प्लांटर किसी ने तोड़ दिया होता है। कैलेब असिस्टेंट को कहते हैं, जाओ देखो वो आदमी कौन है। असिस्टेंट चला जाता है और मिस्टर हुआंग कहते हैं, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तभी असिस्टेंट आता है और कहता है, हमने उसे पकड़ लिया है। उस आदमी ने कहा कि उसे आपकी बहन ने भेजा था। मिस्टर हुआंग कहते हैं, ये तो हद हो गई, वो इस आखिरी होप को भी तोड़ना चाहती है। आर्या कहती है, हमारे पास अभी भी एक ऑर्चिड है। तभी कैलेब पूछते हैं, तुम्हारा प्लान क्या है। आर्या कहती है, अगर उन्हें मालूम चले कि जो हर्ब आपको ठीक कर सकता है वो अब बर्बाद हो गया है तो ये सुनकर कैलेब असिस्टेंट से कहते हैं, जाओ और न्यूज फैला दो कि ब्लड ऑर्चिड कल्टीवेशन फेल हो गया है और मेरी आंखें अब ठीक नहीं हो सकती। मिस्टर हुआंग कहते हैं, इसका मतलब आप उन लोगों को चकमा देना चाहते हैं। कैलेब कहते हैं, इससे न सिर्फ मेरी बहन अपने आदमियों को कंट्रोल में रखेगी बल्कि इससे हमें उसकी फाइनर्स से भी छुटकारा मिल जाएगा। कैलेब आर्या से कहते हैं, अब तुम्हें इस प्लांट को अपने पास सेफ रखना होगा। आर्या कहती है, ये प्लांट मेरे पास सेफ है, इस बार मैं इसे किसी को डिस्ट्रॉय नहीं करने दूंगी। चेंज होता है और आर्या प्लांट को पानी दे रही होती है कि तभी असिस्टेंट उसके पास आता है और कहता है, आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ है। आर्या कहती है, कोई भी मुसीबत ना हो इसलिए हमने 2 टीम तैयार की, जिसमें पहली टीम में हम कैलेब को लेकर मिस्टर हुआंग के कहने पर रिहैब सेंटर गए और दूसरी टीम हॉस्पिटल में है, जिन्हें देखकर लगेगा कि मिस्टर वेंस हॉस्पिटलाइज्ड हैं। अब हम देखते हैं कि आर्या ब्लड ऑर्चिड से मेडिसिन तैयार करती है और फिर उसके पेस्ट को पट्टी में लगाकर कैलेब की आंखों में बांध लेती है। वो कैलेब की गोद में बैठकर कहती है, अब दोबारा जरूर देख पाएंगे। कैलेब कहते हैं, मुझे तुम पर विश्वास है। आर्या उन्हें हक कर लेती है। फिर नेक्स्ट वो उनकी आंखों के पास मसाज कर रही होती है कि तभी मिस्टर हुआंग आते हैं और कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। कैलेब कहते हैं, अगर ये फेल भी हुआ तो मैंने अपने आप को रेडी रखा है। अब मिस्टर हुआंग पट्टी को निकालते हैं और कैलेब अपनी आंखें खोलते हैं। पहले तो उन्हें चीजें ब्लर दिखती है लेकिन फिर वो आर्या का चेहरा देखते हैं और सोचते हैं, जैसा मैंने इमेजिन किया था ये इतनी ही खूबसूरत है। वो कहते हैं, मैं अब देख सकता हूँ और ये सुनकर सब खुशी से पागल हो जाते हैं। आर्या उन्हें हक कर लेती है। फिर हम आईवी को देख, क्या मैं नेक्स्ट वीक आर्या को वेंस फैमिली के बोर्ड डिनर में ले जा सकता हूँ। जूलियन कहते हैं, क्या तुम दोनों पब्लिकली अपना रिलेशनशिप अनाउंस करने वाले हो। आर्या कहती है, उससे दूसरी लड़कियां कैलेब से दूर रहेंगी। सीन बदलता है और अब आर्या रेडी होकर डिनर के लिए कैलेब के घर पहुंचती है। तभी असिस्टेंट उसे मिलता है और कहता है, मिस रिवर, मिस्टर वेंस अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में है, वो बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। आर्या ओके बोलकर अंदर आ ही रही होती है कि तभी वो मेसन और आईवी को वहां देखती है। आईवी सोचती है, थैंक गॉड मैंने सोंग फैमिली से हुकअप कर लिया, वरना थॉर्न फैमिली तो बर्बाद हो जाती। वो आर्या को देखकर सोचती है, ये यहाँ क्या कर रही है। आईवी और मेसन उसके पास आते हैं और आईवी कहती है, तुम वेंस फैमिली के बोर्ड डिनर में क्या कर रही हो। आर्या मेसन को देखकर सोचती है, पिछली लाइफ में इन लोगों ने मेरी शादी मेसन से करवा दी थी जो बहुत अब्यूसिव था। अब ये आईवी के साथ है। वो याद करती है कैसे मेसन ने उसे मार दिया था। अब आईवी अपने नेकलेस का शो ऑफ करते हुए कहती है, ये मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे दिया है, इसकी कीमत $4.5 मिलियन है। तुमने तो अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा होगा। आर्या कहती है, तुमने बदले में इन्हें क्या दिया। अगर कुछ नहीं दिया है तो फिर तो तुम गोल्ड डिगर हुई। आईवी कहती है, तुम मुझसे जल रही हो क्योंकि तुम्हें तो कोई लड़का कभी पसंद नहीं करेगा। आर्या कहती है, तुम मेरी चिंता मत करो, मेरा भी बॉयफ्रेंड है और तुम्हें उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। आईवी असिस्टेंट को देखती है और सोचती है, क्या इसका बॉयफ्रेंड ये है, इसलिए ये बताने में एम्बेरस फील कर रही है। आखिर ये सिर्फ एक बॉडीगार्ड ही तो है। इसके बाद आर्या अंदर चली जाती है और सब लोग डिनर के लिए बैठे होते हैं। तभी आईवी दोबारा उसे कहती है, तुम्हारी स्टर्लिंग फैमिली ने तुम्हें यहाँ अकेले भेज दिया। आर्या कहती है, तुम्हें गेस्ट लिस्ट में इतना इंटरेस्ट है तो तुम होटल पीआर में जॉब के लिए अप्लाई क्यों नहीं करती, या मेसन ही तुम्हें सिक्योर फील नहीं करवा रहा इसलिए तुम्हें हर किसी के ऊपर नजर रखनी है। आईवी कहती है, मेसन कुछ लोगों को ऑन्केजन की इम्पोर्टेंस पता ही नहीं होती, इसलिए ये अपने साथ बॉडीगार्ड लेकर आ जाते हैं ताकि लोग समझें कि ये कोई वीआईपी है। आर्या कहती है, ये हमारे सिक्योरिटी कंसल्टेंट है और मेरे आर्या विंग स्टूडियो के पार्टनर भी। अगर तुम्हें सिक्योरिटी सर्विसेज की जरूरत हो तो मैं तुम्हें 10% डिस्काउंट दे सकती हूँ। आईवी कहती है, तुम शो ऑफ करना बंद करो, सब जानते हैं कि ये बस एक बॉडीगार्ड है। तभी असिस्टेंट आर्या के लिए सी फूड लेकर आता है और आईवी कहती है, वाओ, तुम दोनों को देखकर कोई भी सब कुछ बता सकता है। आर्या, मैं बस तुम्हें तुम्हारा स्टेटस दिखाना चाहती हूँ। तभी आर्या वहाँ से रेस्टरूम चली जाती है और असिस्टेंट उसके पीछे जाता है। आईवी ये देखकर हंसती है और मजाक उड़ाती है। फिर आर्या आती है और आईवी कहती है, तुम्हारा बॉडीगार्ड तो तुम्हें लेकर काफी डेडिकेटेड है। आर्या कहती है, लगता है तुम मेरी पर्सनल लाइफ में ज्यादा ही इंटरेस्टेड हो। आईवी कहती है, तुम हमेशा एक आदमी को लेकर घूमती रहती हो।
क्या मिस्टर और मिसेस स्टर्लिंग तुम्हें कुछ नहीं कहते? आर्या कहती है, असिस्टेंट ऐसा वैसा आदमी नहीं है, इसके पास इंटरनेशनल टॉप सिक्योरिटी एसोसिएशन का हाईएस्ट लेवल का लाइसेंस है। तभी आईवी वहाँ सारे गेस्ट से कहती है, मेसन ने अभी हाई एंड बुटीक होटल प्रोजेक्ट में पैसे लगाए हैं, जिसमें काफी पोटेंशियल है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो इस प्रोजेक्ट में शामिल हो सकता है। आर्या कहती है, मैं अभी फैशन इंडस्ट्री पार्क ओपन करने के लिए पैसे कलेक्ट कर रही हूँ। हम पहले स्टेज के लिए $30 मिलियन इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आईवी कहती है, तुम्हें सच में लगता है कोई इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड होगा? अब उसी टाइम वहाँ कैलेब की एंट्री होती है और आकर आर्या से कहते हैं, मेरी मीटिंग अभी खत्म हुई, तुम अभी आर्या विंग्स फैशन पार्क के बारे में क्या कह रही थी? आर्या कहती है, मैंने ऑलरेडी तुम्हें इसके बारे में इनबॉक्स कर दिया है। कैलेब कहते हैं, वेंस ग्रुप इस प्रोजेक्ट के लिए $20 मिलियन देने के लिए तैयार है। अगर और कोई भी इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है तो वो $1.5 मिलियन के साथ प्रोजेक्ट में शामिल हो सकता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की हेड पार्टनर मेरी मंगेतर ही होगी। ये 51% शेयर्स की होल्डर होगी। आईवी ये सब सुनकर शॉक हो जाती है। फिर कैलेब आईवी से कहते हैं, आज के बाद अगर तुमने मेरी मंगेतर के बारे में कुछ कहा तो बाद में मुझे ब्लेम मत करना कि आगे क्या होगा। मेसन कहता है, मिस्टर वेंस ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, आईवी में बचपना बहुत है। कैलेब कहते हैं, तो इसे अपना मुंह बंद रखना चाहिए। कैलेब आर्या का हाथ पकड़ते हैं और आर्या कहती है, ये मेरे बॉयफ्रेंड हैं। फिर वो उनके साथ चली जाती है। आईवी को गुस्सा आता है और वो सोचती है, मैं इन दोनों की शादी आसानी से होने नहीं दूंगी। सीन चेंज होता है। आईवी लिडिया के पास जाती है और उसे आर्या और कैलेब की साथ में फोटो दिखाती है। वो बोलती है, अगर आर्या ऐसा ही बर्ताव करती रही तो वो हमारी रेपुटेशन खराब कर देगी। लिडिया कहती है, ये तो अपने बाप से भी आगे निकली, लेकिन वेंस फैमिली को तो अपनी रेपुटेशन की चिंता है। आपको पता है वो मिस्टर जांग के साथ प्राइवेटली कांटेक्ट में है। लिडिया पूछती है, तुम कहीं उस 50 साल के बुढ़े की बात तो नहीं कर रही जिसका 5 बार डिवोर्स हो चुका है? आईवी कहती है, एक क्लासमेट ने दोनों को साथ में देखा है। लिडिया ये सुनकर गुस्से में चली जाती है और तभी उसे ऑस्टिन का मैसेज आता है जो कहता है, मैं आर्या को झांग के साथ कमरे में ले आया हूँ। आईवी भी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिडिया और वो मीडिया के साथ एक रूम के बाहर पहुँचते हैं और अंदर से कुछ आवाज आने लगती है। तभी आईवी उस आवाज को पहचान लेती है और सोचती है, डैड यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी पीछे से आर्या आती है और पूछती है, क्या आप लोग चाहते हैं मैं आपके लिए रूम ओपन कर दूं? वो तुरंत रूम ओपन कर देती है और सब लोग अंदर चले जाते हैं। तभी वो लोग अंदर जेसन को एक लड़की के साथ पकड़ लेते हैं। लिडिया शॉक होकर कहती है, जेसन तुमने मुझे चीट किया। वो उस लड़की को मारने लगती है, लेकिन जेसन उसे पुश कर देता है और उसे थप्पड़ मारता है। लिडिया शॉक हो जाती है और मीडिया वाले फोटो क्लिक करने लगते हैं। आईवी आर्या से कहती है, ये सब तुमने किया है ना? आर्या कहती है, मुझे तो अपनी मॉम के लिए बुरा लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अब ये बुरी हो गई है तो एक जेसन की सुंदर गर्लफ्रेंड से कैसे कंप्लीट कर पाएंगी? लिडिया जेसन से कहती है, मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। जेसन कहता है, तुमने बस एक वेल्दी वाइफ बनने के लिए प्लॉटिंग ही तो की है। अब जब तुम्हें सच पता चल गया है तो मैं भी झूठ नहीं बोलूंगा। अगर तुम्हें मेरी बीवी बनकर रहना है तो तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड को एक्सेप्ट करना होगा। लिडिया रोते हुए फिर से उससे लड़ने की कोशिश करती है, मगर जेसन उसे पुश कर देता है और बोलता है, पहले तुमने चीट किया और फिर मैंने, अब हम दोनों ही बराबर हैं। अगर तुमने तमाशा किया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। लिडिया कहती है, मैं अच्छे से जानती हूँ तुमने कितने गंदे काम किए हैं और मेरे पास प्रूफ भी है। जेसन पैनिक होकर बोलता है, तुम ऐसा कुछ करने की सोचना भी मत। तभी पुलिस दोनों को ही पकड़ कर ले जाती है। आर्या सोचती है, मैंने नहीं सोचा था कि लिडिया उससे इतना प्यार करती है कि उसके साथ मिलकर प्लानिंग करेगी और आखिर में ये एक दूसरे को ही ले डूबेंगे। आईवी आर्या से कहती है, तुम कितनी हार्टलेस हो। ये बोलकर वो उसे मारने की कोशिश करती है, मगर आर्या साइड हो जाती है और कहती है, मेरे पास अब तुम्हें बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तुम्हें जो करना है वो तुम्हारे हाथ में है। ये बोलकर वो चली जाती है और आईवी परेशान हो जाती है। फिर वो कहती है, मेरे पास मेसन है। फिर आईवी मेसन के पास जाती है और कहती है, मेरी फैमिली मुसीबत में है, क्या तुम डैड को बाहर निकाल सकते हो? मेसन कहता है, मैंने इस बारे में सोचा, लेकिन पुलिस के पास ऑलरेडी सबूत है और उन्हें अब बचाया नहीं जा सकता। आईवी रोते हुए कहती है, अब मैं क्या करूं? मेसन उसे अपने पास बिठाता है और कहता है, अब तुम्हारा कोई नहीं है ना, लेकिन डरो मत, तुम मेरे साथ सेफ हो। वो उसे सहारा देता है। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आईवी की हालत बहुत खराब होती है और वो डरी हुई होती है। मेसन के हाथ में वही बैट होता है जिससे उसने पास्ट लाइफ में आर्या को मारा था। वो कहता है, मैं आर्या को चाहता हूँ, और ये कहकर वो उसे भी आर्या की तरह मार देता है। तभी हम आर्या को देखते हैं जिसे नाइटमेयर आता है और वो झटके से उठ जाती है। वो मन में कहती है, काफी समय से मुझे पास्ट लाइफ के नाइटमेयर नहीं आ रहे थे। ये कहकर वो खुद को संभालती है और रेडी होने चली जाती है। फिर अगले सीन में ऑस्टिन उनके घर आता है और जूलियन से कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एक चांस दे दीजिए। लेकिन जूलियन कहते हैं, अब तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो तुम मेरे पास आ गए। ऑस्टिन कहता है, थॉर्न फैमिली के बैंकरप्ट होने से पहले ही मुझे रिग्रेट हो गया था और ये प्रूफ करने के लिए मैं अपने आप को चाकू से मार सकता हूँ। वो चाकू पकड़ लेता है, मगर जूलियन कहते हैं, तुम्हारा ये नाटक मुझ पर काम नहीं करेगा। तुमने लिडिया की बात मानी, अपना सरनेम चेंज कर दिया,
तुमने पहले ही मेरा दिल छलनी कर दिया है। ऑस्टिन कहता है, जो भी हो, लेकिन आप हमेशा मेरे डैड रहेंगे। आखिर हमारा खून का रिश्ता है। आप अपने ही खून को सफर करते कैसे देख सकते हैं? तभी जूलियन उसे रिपोर्ट देते हैं और बोलते हैं, तुम मेरे नहीं जेसन के बेटे हो। ऑस्टिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और जूलियन कहते हैं, जैस्मिन इसे $15,000 देकर भेज दो। फिर अगले सीन में आर्या जूलियन के पास जाती है और पूछती है, आपको कैसे पता कि ऑस्टिन आपका बेटा नहीं है? मुझे आजकल आप कुछ अलग से लगते हैं। जूलियन कहते हैं, क्या तुम पास्ट लाइफ में बिलीव करती हो? आर्या हाँ बोलती है। तो जूलियन कहते हैं, असल में मेरा रिबर्थ हुआ है। पिछली लाइफ में मैंने तुम्हारी मॉम को डिवोर्स नहीं दिया था और एक साइको ने मुझे मार दिया। तभी आर्या कहती है, मेरा भी रिबर्थ हुआ है। ये जानकर जूलियन शॉक हो जाते हैं। आर्या कहती है, पिछली लाइफ में मैंने भी लिडिया की बात मानी। उसने मेरी शादी मैसन से करवा दी थी, जो शादी के बाद मुझे टॉर्चर करता था। जूलियन उसे हक कर लेते हैं और कहते हैं, आखिरकार हमने इस लाइफ में अपनी गलती नहीं दोहराई। मैं सीक्रेटली थॉर्न फैमिली के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहा था। तभी आसमान में फायर क्रैकर फटने लग जाते हैं और बेटी पिता साथ में उसे देखते हैं। जूलियन कहते हैं, पास्ट लाइफ से लेकर अब तक हम दोनों ने कभी साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया, लेकिन आज तुम बताओ तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा और अगर मैं अफोर्ड नहीं कर पाया तो मेरी वाइफ तुम्हें देगी। वो आर्या के आंसू पोंछते हैं और फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि कैलेब और पूरी स्टर्लिंग फैमिली साथ में बैठी होती है। तभी जैस्मिन जूलियन से कहती है, तुम्हारी रिवर पिक्चर की वजह से स्टर्लिंग फैमिली फाइनली फिल्म के फील्ड में कदम रख पाई है। फेलिक्स कहते हैं, शॉर्ट ड्रामा में मुझे काफी प्रॉफिट नजर आ रहा है, क्यों ना हम इसमें इन्वेस्ट बढ़ा दें? तभी लियो कहता है, मॉम अगर आपने मेरे एंटरटेनमेंट करियर में पहले इन्वेस्ट कर दिया होता तो अब तक तो मैं स्टार बन जाता। तभी आर्या को पता चलता है कि उसके फैशन डिजाइन को अवार्ड मिला है और वो सबको अपने डिजाइन दिखाती है। जैस्मिन कहती है, अब जब ये स्पेशली फैमिली के लिए डिजाइन हुआ है तो क्यों ना हम इसे पहनकर रैंप वॉक करें? सब मान जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि सारे जेंट्स एक एक करके आर्या के डिजाइन किए हुए क्लॉथ पहनकर एक पार्टी में एंट्री लेते हैं और लास्ट में कैलेब आते हैं। उसी टाइम पर कैलेब आर्या के सामने घुटनों पर बैठकर उससे पूछते हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आर्या मान जाती है। कैलेब उसे रिंग पहनाते हैं और हग कर लेते हैं। इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।